वक्फ बोर्ड मेंबरों ने, चेयरमैनों ने उसको बेच खाया है, उन्होंने उसको लीज पर दे दिया है मोटे पैसे लेकर के। जब मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं है तो मुसलमान इसके लिए क्यों इतना आहत हो रहे हैं? मुसलमान सामने आकर के बात मुझे बताए कि वक्फ बोर्ड ने 70 सालों में मुसलमानों को ये फायदा दिया है। हिंदुद्दीन ओवैसी ने लगातार संसद में कहा कि मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में सुना, मुझे ये पता चला कि वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल आने वाला है, वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाने वाला है। क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मेरे मन में तमाम तरीके के सवाल उठने लगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, आखिर वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग संस्था क्यों बनी है कि जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं दे सकते, उस पर कोई कुछ कोई अपना हक नहीं जता सकता है। इस तरीके के तमाम सवाल मेरे मन में चलने लगे। इसका उपचार, इसका इलाज जो मुझे समझ में आया वो ये कि मैं किसी मुस्लिम व्यक्ति से ही बात करती हूँ जिसको इसके बारे में कुछ अच्छी खासी नॉलेज हो। आज हमारे साथ हैं मुफ्ती साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आज इनसे कई सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत मामूली से सवाल हैं जो शायद आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे। मुफ्ती साहब, आपका पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक सवाल मेरे मन में जो सबसे पहले ये आया कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है, और अगर मुसलमानों की बात की जा रही है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए काम करता है, तो लगभग 70 साल पहले वक्फ बोर्ड बना। इन 70 सालों में वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया? वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुसलमानों के नाम पर दी गई प्रॉपर्टीज को संगठित करके उनका संचालन करती है। पुराने ज़माने में जो मुसलमानों के कुछ बड़े छोटों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ दान की होंगी, कुछ ज़मीनें दी होंगी, उनका संचालन करना, उनकी देखभाल करना, ये वक्फ बोर्ड का काम है। इसके लिए 54 में जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड को गठित किया था। उसके लिए कानून बनाया था वक्फ एक्ट के नाम से। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही वक्फ एक्ट में संशोधन होते रहे और 5 या 6 बार कम से कम उसमें संशोधन हुआ है। लास्टली यूपीए की 2 टर्म मनमोहन सिंह सरकार में संशोधन हुआ है। रेलवे और डिफेंस के बाद इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े बड़े शहरों में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर स्टेट में, केरल से लेकर के जम्मू तक, कश्मीर तक, श्रीनगर तक, लद्दाख तक, तो वो वक्फ बोर्ड है। हर स्टेट में प्राइम लोकेशन पर। अब पिछले 70 सालों में, चूंकि जब मैं किसी चीज़ को दान करता हूँ तो उसके पीछे एक मेरी नीयत ये होती है कि इस दान का फ़ायदा जिस चीज़ के लिए मैं दान कर रहा हूँ उसको होना चाहिए। मैं अगर वृद्ध आश्रम में कुछ फ्रूट दे रहा हूँ तो मेरी नीयत ये है कि मेरे वहाँ माता पिता तुल्य जैसे बुजुर्ग लोग जो हैं वो उनको मिल जाए। तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ जो दान की गई थी वो इसलिए कि विधवा, डाइवोर्सी औरत, गरीब बच्चे जो अपनी तालीम का खर्च नहीं उठा सकते, उनको स्कॉलरशिप देकर, उनको वजीफ़े देकर, उनको खर्चा देकर के बोर्ड जो है वो सब्सिडी से संचालित करेगा। पिछले 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर 70 सालों में किसी बेवा को घर दिया हो, किसी डाइवोर्सी औरत को घर दिया हो, किसी को स्कॉलरशिप दी हो, किसी को IAS IPS बनाया हो, डॉक्टर बनाया हो, MBBS किसी को कराया हो, तो वो सामने आकर के मुझे बताए कि हमें वक्फ बोर्ड ने पैसा दिया था और हम डॉक्टर बन गए हैं, हमें वक्फ बोर्ड ने पैसा दिया था, हम कलेक्टर लगे हुए हैं, हमने IAS किया है, हमने IPS किया, किसी को नहीं दिया। उसमें जैसे और प्रॉपर्टीज आती थी उसमें कुछ मस्जिदें भी आई हैं। वक्फ बोर्ड ने एक काम यह किया कि उन मस्जिद के मौलानाओं को तनख्वाहें दी हैं, और तनख्वाह वो कब मिली है? जब सरकार ने वक्फ बोर्ड को ग्रांट दी है। जब देखना, जब स्टेट गवर्नमेंट अपना किसी भी असेंबली में, मैं फॉर एग्जांपल यूपी की बात करूंगा कि यूपी में असेंबली में अभी बजट आ रहा है तो उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए बजट आएगा। फिर उस माइनॉरिटीज़ में भी वक्फ के लिए अलग से बजट आता है कि वक्फ को हम 10 करोड़ रुपए साल की ग्रांट देंगे। तो वक्फ के अपने नौकर, वक्फ के अपने सर्वेंट, मुलाजिम और वो मौलाना लोग जो भी हैं, उन सब को तनख्वाह सरकार की ग्रांट से मिलती है। अगर सरकार ग्रांट नहीं देगी तो किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। 9 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है वक्फ के पास, इसका ये क्या करते हैं? क्योंकि इनको तो जो तनख्वाह है वो भी सरकार दे रही है। इस पर कब्जे हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड मेंबरों ने, चेयरमैनों ने, राजनीतिक जो लोग वक्फ बोर्ड में घुसे, उन्होंने उसको बेच खाया है, उन्होंने उसको लीज पर दे दिया है मोटे पैसे लेकर के। किसी, हाँ, उस पर कब्जे हो गए हैं।
और आप इस पर हंसीएगा ये रोइएगा मुझे तो पता नहीं है, जिन मौलानाओं को तनख्वाह दी जाती है उनको तनख्वाह है 12,000, 10,000, दिल्ली में 20,000, 18,000। और जो वक्फ बोर्ड सरमेंट है, मुलाजिम है, वक्फ बोर्ड का नौकर है, ऑफिस में काम करता है, उसकी तनख्वाह 1 लाख, उसकी 1.5 लाख, 80,000, 70,000। जिनके लिए आ रहा है उनको तो ना के बराबर मिलता है। बेवा को, विधवा को वजीफा मिल रहा है 500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, और वक्फ बोर्ड का जो नौकर बैठा हुआ चपड़ासी उसको मिल रहे 70,000 रुपये महीना। तो आप बोर्ड की बदकिस्मती ये देखिए, वो भी सरकार ग्रांट देगी तो मिल जाएगा, सरकार ग्रांट नहीं देगी, भीख मंगों का अड्डा है। करप्शन, बेईमानी, चोरी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी जो इन्होंने बेच न दी हो। आप ये देखिएगा, वक्फ बोर्ड की जो दुकानें हैं उनका किराया मिलेगा आपको 50 रुपये की पर्ची महीने का। वही चांदनी चौक में आप जाके दुकान लीजिए तो अभी मिलेगा 2 लाख 3 लाख रुपए का किराया। और वक्फ बोर्ड की दुकान का किराया 50 रुपये की पर्ची, 200 रुपये की पर्ची, 1,000 रुपये की पर्ची, 1,200 रुपये की पर्ची। वो पर्ची कटा लेंगे और चेयरमैन को दियाएंगे 20 लाख रुपए की, यार ये 20 लाख रुपए पकड़ो, इस दुकान की पर्ची हमको दे दो। तो ये सब करप्शन बोर्ड ने किया है। 70 साल बोर्ड को बने हुए हो गए, मुसलमानों को कोई तालीमी इदारा, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुछ नहीं दिया है। तो इस पर फिर जैसे आपने बोला कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, तो जब मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं है तो मुसलमान इसके लिए क्यों इतना आहत हो रहे हैं, क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि जो है संविधान का गला घोटा जा रहा है? मुसलमान तो आप अब देखिएगा, मैं फिर मेरी बातें चुभती हैं लोगों को, फिर वो मुझे बेचारे ताली तो नहीं देते, गाली ज़रूर देते हैं। मुसलमान तो ट्रिपल तलाक के लिए भी यही कह रहा था कि संविधान को ने हमारी शरीयत को लूट लिया है। ट्रिपल तलाक से हमारी माँ बहनों को मिल क्या रहा था? लड़ाई हुई जहाँ तलाक, सऊदी से तलाक, दुबई से तलाक, कतर से फायरिंग, बस ख़त्म। गुस्सा आया, बीपी हाई हुआ, तलाक। सरकार उस पर नियंत्रण करना चाहती है, सरकार उसको काबू रखना चाहती है, उस पर कानून लाना चाहती है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम स्कॉलर जितने भी हैं ना, ये फ्रॉड, ये सब कह रहे हैं कि सरकार जो है वो इंटरप्ट कर रही है, दीन में दखल कर रही है। तो जब इतने गंभीर विषय पर, तलाक जैसे गंभीर विषय पर, NRC CA क्या था, होम मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा इस देशवासियों से NRC CA का कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों को कोई छेड़ेगा नहीं। उसके बावजूद वो रोड बैठ करके शाहीन बाग में रोड पर रोक कर बैठे रहे कि साहब हमें निकालने की तैयारी की जा रही है। मैं समझता हूँ, मुझे इनकी हरकतों से लगता है कि ये भारत को सच्चे मन से अपना राष्ट्र नहीं मानते। हाँ, जो मुसलमान सच्चे मन से भारत को अपना राष्ट्र मानता है वो ऐसी बातें करेगा। वो ट्रिपल तलाक और शाहीन बाग के लिए रोड नहीं रोक करके बैठेगा। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, शेख हसीना इस्तीफा दे के मुल्क से निकल चुकी है, पूरी दुनिया को पता है। और बंगाली सब जो है वो अपनी प्रॉपर्टियों को जला रहे हैं। शेख हसीना के कपड़ों के साथ क्या मजाक हुआ, शेख हसीना के फादर जो वहाँ के राष्ट्रीय पिता है मुजीब, उनके साथ क्या हुआ। तो ये सब कट्टरपंथ की सोच है, इनके अंदर राष्ट्रवाद की सोच नहीं आ सकती। भाई तुम्हारा मकसद था शेख हसीना को हटाना, वो मुल्क छोड़ के चली गई है, उसने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन आप मुल्क को और उसकी संपत्ति को लूटे जा रहे हैं और आग लगाए जा रहे हैं। तो आपकी मानसिकता जो है वो कट्टरपंथी और टेररिस्ट जो है वो आतंकवाद से भरपूर आप जो है प्रभावित हैं। आप आतंकवादी हैं, प्रभावित नहीं बल्कि आप आतंकवादी हैं। तो ये बिल्कुल आतंकवाद, हाँ, आतंकवादी से क्या कुछ कम की सोच है। अगर आप ट्रिपल तलाक पर भी सड़कों पर आकर के बंद करने की बात कर रहे हो, शाहीन बाग पर भी आप सड़कों पर आकर के बंद करने की बात कर रहे हो, मुसलमान सामने आकर के बात मुझे बताए कि वक्फ बोर्ड ने 70 सालों में मुसलमानों को ये फ़ायदा दिया है तो हम उसकी बात को मान लेंगे। और 70 सालों में फ़ायदा नहीं हुआ तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को नेशनल संपत्ति घोषित किया जाए, सरकार कब्जे छुटाएगी और राष्ट्रीय हित में उसका इस्तेमाल करेगी। वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस पर ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल सकती है, ना हाई कोर्ट और ना ही कोई तीसरा, उसके लिए जो है एक अलग संस्था है। तो जब संविधान की बात होती है कि एक देश एक संविधान, तो यहाँ पर जो है कोई संविधान नहीं लगता है ना। और जितनी भी प्रॉपर्टी, अब जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड चाहे तो अपने नाम कर लेगा, उसके बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकती हूँ, मुझे वक्फ बोर्ड के पास जाना होगा। तो क्या वक्फ बोर्ड की जो संस्था है इसने अभी तक मतलब कुछ इस तरीके का केस किया है, या कुछ ऐसे मुझे एग्जाम्पल्स जानने हैं कि किसी हिंदू की ज़मीन अगर उन्होंने ले लियो, उसकी प्रॉपर्टी ले लियो, तो उसे उन्होंने वापस किया हो, ये पता चलने के बाद कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है? देखो, ये तो इन्होंने रूमर एक फैलाया है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रोसीजर ये है कि आपको पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा। ये क्या है? ये वक्फ
ये एक पर्सनल कोर्ट है वक्फ बोर्ड की, पहले वहाँ सुनवाई होगी उसकी, और वक्फ बोर्ड का प्रोसीजर इतना ढीला होता है कि कई कई साल तक तो मुकदमों की सुनवाई शुरू नहीं होती इनके यहाँ। और दूसरा एक खतरनाक बात यह है कि वक्फ बोर्ड में कब कागज़ चोरी हो जाए, कब आग लग जाए डाटा में, और कब कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं होता। और ये लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते, जो आप कह रही है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल इनके पास नहीं है। मतलब कभी किसी को कुछ दिया नहीं, 70 सालों में चेयरमैनों ने, सियासी पार्टियों ने, मौलानाओं ने, मुस्लिम पर्सनला ने बोर्ड को लूटा, और 4 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ हो गया लूटने के बाद। ये ऐसी पहली संस्था है जो लूटने के बाद दोगुनी हो गई है। तो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करना होगा। तो इसलिए बोर्ड कोई अच्छी जगह नहीं रह गई है, बोर्ड हमेशा करप्शन का अड्डा रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की पिछले 7-8 सालों से कई CBI जांचें चल रही हैं, आप पता निकाल लीजिएगा, खोज कर लीजिएगा। अच्छा, मैं जब वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके तब आपके पास चलती हूँ। सबसे पहले जो मैंने देखा कि नेहरू जी इसको लेकर आए, वो लाए थे, उन्होंने कहा था कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपनी ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के नाम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जब संशोधन किया गया नरसिम्हा राव की सरकार में, तब ये संशोधन किया कि किसी भी मुस्लिम की प्रॉपर्टी जो है आप वो अपने नाम कर सकते हैं। उसके बाद यही जब UPA की सरकार 2013 में जब जाने वाली थी, BJP आई है, उससे पहले ये संशोधन किया गया कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर सकते हैं। यानी वक्फ बोर्ड चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की भी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सकता है। तो ये मतलब किस तरीके की चीज़ है। मैंने तमिलनाडु का भी एक केस पढ़ा, तो उसमें भी ये था कि एक पूरे गांव को जो है वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन बता दिया, जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर था। वक्फ बोर्ड में ज़मीनों का पहले इंदराज हुआ करता था। एक रजिस्टर लेके बैठते थे और वो जाते थे कि साहब ये ज़मीन है हमारे मोहल्ले में और इसका इंदराज कर लो, ये हम आपको दे देते हैं। वो ज़मीन कैसी थी, वो ज़मीन पुरानी बाप दादाओं का झगड़ा था, वो हल नहीं हो रहा, बड़े बड़े परिवार हो गए, तो ये वक्फ बोर्ड को दे दो। वक्फ बोर्ड को सिर्फ ये अधिकार था कि वो मुसलमानों से ज़मीन ले ले और मुसलमानों ही के लिए इस्तेमाल कर ले उसको, बस इससे ज़्यादा कोई वक्फ बोर्ड की कोई अधिकार की बात नहीं थी। बाद में वक्त तुष्टिकरण के कारण जो है वो सरकारें उसमें संशोधन करती चली गई और उसका पावर बढ़ाती चली गई, फिर यहाँ तक कि वो बहुत पावर में आ गया। मैं समझता हूँ कि जो अब सरकार संशोधन करेगी वो बोर्ड के हक में होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्रीय हित में होगा, मुसलमानों के हित में होगा, और मुसलमान अपना फ़ायदा राष्ट्र हित में समझें। मुसलमान अपनी दुकान हमेशा जो अलग खोल करके बैठते हैं अपने नेताओं के कहने पर, ये दुकान बंद कर दें। जहाँ राष्ट्र है वहाँ मुसलमान है, जहाँ मुसलमान है वहाँ राष्ट्र है, ऐसी धारणा बनाएं, ऐसी भावना बनाएं, और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को नेशनल संपत्ति घोषित करें, और ये भावना बनाएं कि हमारा सब कुछ देश के लिए और देश का सब कुछ हमारे लिए है। अपने आप को अलग नागरिक, अलग मज़हब का नागरिक, अलग दीवार खींच करके अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश ना करें। मज़हब के नाम पर पाकिस्तान बंटवा के वो देख चुके हैं दुनिया में कितना उनको नुकसान हुआ है। बांग्लादेश भी मज़हब के नाम पर बटा था, वो जो कुछ वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है वो दुनिया देख रही है। तो इसलिए जो सबक तुमने पढ़ा और वो लुट चुका है सबक, उस सबक की तरफ, उस लेसन की तरफ ना जा करके उस सबक की तरफ चलें जो असल सबक है। वो सबक ये है कि हम राष्ट्र के लिए और राष्ट्र हमारे लिए, बस। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार संसद में कहा कि मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं, उनके हितों का संरक्षण हो रहा है। इस तरीके से वो लगातार ये चीज़ें बातें बोल रहे हैं, और जब ये वक्फ बोर्ड पर बात आई तब भी उन्होंने यही कहा कि इस देश से मुसलमानों को निकालने के लिए, उनके हक छीनने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओवैसी भी उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने इस बोर्ड को 70 सालों में नुकसान पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश की है। ओवैसी कभी ये नहीं बताएंगे आपको कि वो कौन सा हक है मुसलमान का जो सरकार ने छीन लिया। क्या 3 तलाक देना मुसलमान का हक है? नहीं। हमारी माँ बहनें उससे कितनी पीड़ित हुई हैं, फिर वो हलाला की कंडीशन पर क्या आकर के खड़ी हुई हैं, और उनको किस प्रताड़ना, किस मुसीबत से गुजरना पड़ा वो ओवैसी नहीं जानते हैं। क्योंकि वो जिस शहर से आते हैं वहाँ 4 शादी करना आम बात है, वहाँ तलाक आम बात है, उनकी तहजीब में शामिल है ये बात। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सख्त हूँ बोलने में, लेकिन ओवैसी को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार ने 10 साल में कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जिससे मुसलमानों का मज़हब या मजहबी मामलात में उसने इंटरप्ट किया हो। ट्रिपल तलाक का कानून बनाना
मैं समझता हूँ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। CNRC पर बात हो रही थी, वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। वक्फ एक्ट की बात हो रही है तो ये भी मैं समझता हूँ देश हित में हो रही है, और जब देश हित में हो रही है तो मुसलमान भी उसी देश में रहता है, मुसलमान उस देश से अलग नहीं है। तो मुसलमानों को दिक्कत क्यों है फिर? अब मुसलमानों को दिक्कत, आम मुसलमान को दिक्कत नहीं है। जो दुकानदार मुसलमान हैं, मुल्ला जो लोग हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, जमीयत वाले, जिन्होंने 70 साल में मज़हब के नाम पर 75 साल में अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, चूँकि अब उनको दुकानें बढ़ाने का टाइम आ गया तो जाहिर सी बात है 75 साल का रोज़गार मिनटों में तो ख़त्म होता नहीं, उसको भी टाइम लगता है। तो इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाने दीजिए। मुसलमान भी जान रहा है कि उसकी लीडरशिप ने, उसके धार्मिक लीडरों ने और उसके राजनीतिक लीडरों ने उनके साथ क्या किया, वो सब जानता है। फिलहाल जैसे अगर अभी हम संविधान की बात करें तो संविधान के तहत आपको क्या लगता है कि जो वक्फ बोर्ड था इसको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? वक्फ बोर्ड को नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको नेशनल संपत्ति घोषित करें। UCC का लागू पूरे देश में होना चाहिए। एक डंडा, एक झंडा, एक संविधान, एक कानून, एक देश, एक राष्ट्र और एक राष्ट्रवादी, बस। आपने इतनी सब बातें कही, मुझे एक चीज़ जो मेरे मन में खटकी वो यही है कि जब इन 70 सालों में 70 साल हो गए कानून बने हुए, जो है वक्फ बोर्ड आए हुए, 70 सालों में जब किसी मुसलमान के साथ ही कुछ नहीं अच्छा हुआ, जैसे आपने बताया, कहा गया कि मदरसे हो सकता है उनके लिए बने हो कुछ इस तरीके से, हो सकता है हॉस्पिटल बने हो, जो ये लाया गया था वक्फ बोर्ड इसीलिए लाया गया था कि ये सारी चीज़ें हो, जबकि ये सब कुछ नहीं हुआ, तो उसके बावजूद किसी भी मुसलमान ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? ये आपको मैं टारगेट देता हूँ, आप बोर्ड के ऑफिस जाइए, हर स्टेट में बोर्ड का ऑफिस है, दिल्ली में भी है, और जा करके उनकी लिस्ट मांगी कि कितने स्कूल हैं, कितने मदरसे हैं। आपकी मस्जिदों की बात नहीं करनी है, कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने मदरसे हैं, कितने वृद्धाश्रम हैं, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए क्या किया है, डाइवोर्सी औरतों के लिए क्या किया, वो लिस्ट लेकर के आइए, फिर उस लिस्ट पर दोबारा से हम चर्चा करेंगे, ठीक है? अच्छा, जैसे ये घर वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे मेरा कोई घर है यहाँ पर, तो उसकी मैं नोटरी कराऊंगी, रजिस्ट्री कराऊंगी, तो इसके जितने भी पेपर्स होते हैं वो सरकारी दफ्तरों में भी रहते हैं ना, तो सरकारी दफ्तरों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ पता होती है कौन सी जायदाद मेरी है। तो क्या वक्फ बोर्ड के पास कुछ इस तरीके के कागजात होते हैं जो वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता सकती है? वक्फ बोर्ड के पास बहुत पुराने पुराने गज़ट मिलेंगे आपको। वो गज़ट हैं किसानों के टाइम के। उसके बाद वो गज़ट जो है, किसानों ने ज़मीन इनको बेची, इन्होंने इनको बेची, ऐसे बिकती बिकती वो बहुत दूर चली गई और वो गज़ट लिए बैठा हुआ है। वक्फ बोर्ड की एक ख़ास बात और है, मतलब जो ज़मीन बिकी उसका रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, बस वो पुराने गज़ट लिए बैठे हैं। अच्छा। एक चीज़ वक्फ बोर्ड की ख़ास बात और है, उनको पता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इनको बेच दिया है, और भी मैं कोर्ट चला गया हूँ कि ये चेयरमैन ने बेईमानी करके इनको दे दी है। अब वक्फ बोर्ड का वकील कोर्ट में बताएगा कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, और उसका जब मन होगा तो वो आपके घर को बताएगा कि हमारा है। वक्फ बोर्ड करप्शन का अड्डा, मैं इसकी डिटेल, बहुत लंबी बात हो जाएगी। कभी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है? नहीं कहते हो, वो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं ना। मैंने बताया आपको मैंने बहुत अच्छा रास्ता बताया है। चूँकि आप पत्रकार हैं, एक तरफा बात तो नहीं सुननी चाहिए। आप बोर्ड के ऑफिस जाइए और उनसे लिस्ट लेके आइए कि आपकी दिल्ली में सामाजिक एंड सोशलिस्ट जो आपने सोशल काम किए हैं वो सब हमें दे दें। कितने स्कूल हैं, कितनी स्कॉलरशिप है, कितने विधवा और कितने डाइवोर्सी बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं, औरतों को वजीफ़ा मिल रहा है, कपड़े लत्ते, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा क्या कहना था एक मुस्लिम स्कॉलर का, जो खुद एक मुस्लिम है, वो लगातार ये चीज़ कह रहे हैं कि इन 70 सालों में वक्फ बोर्ड ने कुछ भी नहीं दिया। और जब हम बात करते हैं वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, सबको एक ही दायरे के अंदर सीमित रहना है। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।